Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter single entry. Starting today's class with question 4. Question 4 came in the year 2021. यानी एग्जाम ईयर 2021 में आया था. डिस्कस करते हैं. ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है जो अपने क्वेश्चन 1, 2, 3 में किए. क्वेश्चन 4 इससे थोड़ा हटकर, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को. The following are available. The following balances are available from the books of Somnath Manna, a small trader, as on 31st December 2021 and 2020. ठीक है, on 31st December 2020 and 2021. ठीक है, तो अपने को स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है. कौन से डेट्स का? 31st December 2020 and 31st December 2021. Correct. 31st December 2020 is same as 1st January 2021. ठीक है. So 1st January 2021 is opening date. So opening date का balances यानी opening balances of assets and liabilities दिया हुआ है. And 31st December 2021 is closing date. तो closing date का balances यानी closing balances दिया हुआ है of assets and liabilities. समझ में? So दो dates का balances अपने को दिया हुआ है. 31st December 2020. 31st December 2020 is same as 1st January 2021. And then उसके बाद 31st December 2021 ये मेरा closing date है. Clear है? So opening date and closing date का opening balances, closing balances दिया हुआ है. Okay. So building, इक्विपमेंट के केस में देखो क्लोजिंग डेट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क. यानी इक्विपमेंट के केस में अपने को क्लोजिंग डेट का बैलेंसेस को निकालना होगा. तो दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए कि हो सकता है कि अपने को इक्विपमेंट अकाउंट बनाना पड़ जाए. तो इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट बनाना पड़ जाए टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट. ठीक है. डेटर्स के केस में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है. तो डेटर्स अकाउंट बनाने का तो अपने पहले से माइंड में रेडी करके चलते हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनाना है ही. बट इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट बनाकर क्या मिलेगा? डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस. इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3, उसमें डेटर्स अकाउंट बनाकर हमें क्या मिला था? क्रेडिट सेल्स मिला था. और ठीक है, क्योंकि उसमें अपने को ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ था. बट इस क्वेश्चन नंबर 4 में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है. तो डेटर्स अकाउंट बनाकर क्या मिलेगा? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस. यानी अब खुद से समझो, यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा. एक ही अननोन हो सकता है ना, एक ही अननोन हो सकता है. एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में अपने एक ही चीज का मिसिंग अमाउंट निकाल सकते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर. समझ में आया ना? तो कैच करने का कोशिश करो. इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो जाहिर सा बात हम डेटर्स अकाउंट को बनाएंगे.
और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस के पीछे इतना क्यों मगजमारी करना है? क्योंकि करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्योंकि डेटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है? ताकि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पता चल जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो जो डेटर्स का लेजर अकाउंट अपने बनाएंगे उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा। यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। एक पर्टिकुलर अकाउंट में एक ही आइटम का मिसिंग अमाउंट अपने निकाल सकेंगे, है ना? मतलब एक ही चीज मिसिंग होगा ना, दो चीज मिसिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ही चीज मिसिंग होगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन 1 2 3 हमने किया था उसमें क्या था? उसमें अपने को डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ था। तो फिर भी हम डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते थे? क्रेडिट सेल्स का अमाउंट निकालने के लिए। तो उसमें क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मिसिंग था, तो वो निकालने के लिए हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। और डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ था। इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो डेटर्स अकाउंट बनाकर ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में। और सेल्स का अमाउंट हमें दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये चीज को प्रोग्रामिंग करते जाओ दिमाग में, ये ऐसा है तो ऐसा करना है, क्यों करना है वो समझ गया ना? एक बार रीजन कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ गया? समझने के बाद उसको प्रोग्रामिंग कर लो दिमाग में, ताकि एग्जाम में फटाफट आउटपुट निकल जाए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बट क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। तब इसके लिए बोलो क्या करना है? क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाएंगे ही, उसके लिए हम पहले से रेडी है, दिमाग में करके रखें, दिमाग को रेडी करके रखें, क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाना ही है। बट इन दिस क्वेश्चन क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्या मिलेगा? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्यों चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में उसके अमाउंट को रखने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस को रखने के लिए, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रखने के लिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट परचेसेस का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन 1 2 3 हमने किया था उसमें भी हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना था, बट क्वेश्चन 1 2 3 में क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो फिर भी हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाते थे? क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट निकालने के लिए। बट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर अपने को क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, जो कि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए हमें क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में एक ही आइटम का मिसिंग अमाउंट निकालना होता है। एक ही चीज का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ना, दो चीज का बैलेंसिंग फिगर कैसे हो सकता? पॉसिबल नहीं है ना। स्टॉक, स्टॉक के केस में देखो, स्टॉक के केस में ओपनिंग डेट का स्टॉक 34,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट का स्टॉक में क्वेश्चन मार्क, यानी अपने को क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालना होगा। बट अपने तो आज तक कभी कोई स्टॉक अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो ये कैसे निकालना होगा वो इस क्वेश्चन में अपने सीखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्यों चाहिए? एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके आ जाएगा, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बहुत जरूरी है। इसमें नहीं दिया हुआ है और हमने आज तक कभी स्टॉक अकाउंट बनाया नहीं है, तो कैसे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट वो इस क्वेश्चन में सीखेंगे अपने। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्लियर ना? इसलिए बोला था थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा।
बैंक लोन का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बट बैंक लोन के ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करो। ऐसा 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 आंसर देख के क्या चाहती है कि हम इधर में ही। बैंक लोन का ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 16,000 है, यानी 4,000 से मेरा बैंक लोन कम हुआ है। लोन कम कब होता है? जब हम लोन का, नहीं, सोचो ना, 20,000 का लोन लिया था आप मेरे से और अभी वो 16,000 का हो गया है, यानी आपका 4,000 का लोन कम हो गया। तो 4,000 का क्या हुआ है बोलो, सोचो ना। ये 20,000 का लोन आपसे ली थी। तो लाइबिलिटी कम होगा और डेबिट साइड में जाएगा। कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल वर्ड्स में आंसर करो जो मेरे को समझ में आए। मतलब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं लोन का। करेक्ट, हाँ, तो ऐसे सिंपल भाषा में बात करो। मैं पढ़ाऊं टेक्निकली, मजा आएगा। ठीक है, तो वो बोली कि लोन का रीपेमेंट हुआ है। लोन का बैलेंस कम होना मतलब क्या? लोन का रीपेमेंट हुआ है, एज सिंपल एज दैट। लोन का बैलेंस कम कब होता है? जब लोन का रीपेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट इज डिफरेंट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, लोन इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो रहा है, यानी लाइबिलिटी को आपने चुकाया है पेमेंट करके, तो इधर में लोन का रीपेमेंट हुआ है। क्लियर है? सो रीपेमेंट ऑफ लोन दिमाग में रखना है, 4,000 का। तो हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब कोई एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रिक दे देंगे इधर में क्वेश्चन में। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में एस्ट्रिक दे देंगे और बगल में एक हिंट डाल देंगे, रीपे 4,000, ताकि इसका ट्रीटमेंट करना आप भूल नहीं जाओ। ठीक है, कैसे करना है ट्रीटमेंट वो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, देन कैश का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में इसके पहले जो क्वेश्चंस अपने किए थे उसमें अपने को कैश बुक का समरी टाइप का कुछ दिया हुआ था। तो आपने इधर से दिया था, एक सेकेंड। ओके, चलो, सेटल्ड, क्लास कर लो, ठीक है। ओके, चलो। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में अपने को कैश बुक का समरी या कैश बुक का एनालिसिस, जिसमें दो साइड से रिसीट्स, लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स, राइट हैंड साइड में पेमेंट्स। तो वो जो कैश बुक का समरी या एनालिसिस जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिस नाम से दिया हुआ था, वो बिल्कुल एक कैश अकाउंट के जैसा दिखता था। ठीक है, तो उसी में अपने को कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता, यानी उसी कैश बुक के समरी में रिसीट वाले साइड के ऊपर में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस, एंड पेमेंट साइड के नीचे में कैश बुक, कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता था। बिकॉज अपने को कैश बुक का समरी एनालिसिस जो भी जिस भी नाम से बोलो उसको, एक कैश अकाउंट जैसा देता था, एक कैश अकाउंट जैसा देता था। लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स थे और ऊपर में कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, राइट हैंड साइड में पेमेंट्स थे और उसके नीचे में कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे कर, समझ में आया? क्लियर है? बट इस क्वेश्चन में देखो अपने को कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी कैश अकाउंट जैसा चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से एक और अब रूल दिमाग में सेट कर लो कि जब सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में, मैं रीजन भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, जब सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कैश बुक का समरी या कैश बुक एनालिसिस या कैश बुक अकाउंट जैसा कुछ नहीं दिया हुआ होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट में कैश का ट्रांजैक्शंस नहीं दिया हुआ है। तो इन दैट क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री हमें जरूर से जरूर एक कैश अकाउंट बनाना ही है। ये चीज को गांठ बांध, जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाना हमारे दिमाग में सेट हो चुका है, तो बनाना ही है। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ही है, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाना ही है। वैसे ही सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अगर कैश बुक का समरी रिसीट एंड पेमेंट साइड के फॉर्मेट में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, कैश ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट में नहीं है, वो सिर्फ आइटम्स दिया हुआ है कैश ट्रांजैक्शंस का अमाउंट के साथ, और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, देन इन दैट केस अपने को सिंगल एंट्री के उस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाना ही है। तो इस क्वेश्चन में अपने को कैश अकाउंट बनाना ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमें कैश बुक का समरी दिया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले फॉर्मेट में कैश अकाउंट जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो उस कैश बुक में जो भी आइटम्स था उसका हम एक ही जगह ट्रीटमेंट करते थे, बिकॉज वो जो कैश बुक था अकाउंट के फॉर्मेट में था, तो उसमें जो आइटम्स है उसका ऑलरेडी एक बार ट्रीटमेंट उस कैश बुक में आने से हो चुका है, तो बस एक और ट्रीटमेंट करना बाकी। तो कैश बुक के उन आइटम्स को हम एक एक ट्रीटमेंट करते थे, एक और जो बाकी था वो ट्रीटमेंट करते थे। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो कैश बुक का समरी अपने को मिल दिया हुआ था उसमें जो भी आइटम्स थे उसका हम एक ही जगह ट्रीटमेंट करते थे इन आवर सोल्यूशन, बिकॉज कैश बुक में वो आइटम्स आने से उसका एक ट्रीटमेंट हो चुका है, तो बाकी बचा एक ट्रीटमेंट और, तो वो हम अपने आंसर में कर दो। बट इस क्वेश्चन में कैश बुक नहीं दिया हुआ है, हमें कैश अकाउंट बनाना है। क्या दिया हुआ रहेगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैश के ट्रांजैक्शन, जैसे ये रहा कैश के ट्रांजैक्शंस दिए हुए, ये रहा कैश के ट्रांजैक्शंस दिए हुए, कैश के ट्रांजैक्शंस दिए हुए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में है, रिसीट एंड पेमेंट साइड वाले फॉर्मेट में है, क्या ये कैश अकाउंट जैसा दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो। खाली ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स विद अमाउंट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस विद अमाउंट दिया हुआ है, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अपने को कैश अकाउंट बनाना है, और ये जो आइटम्स है ट्रांजैक्शंस, इनका दो जगह ट्रीटमेंट हो। वेरी लॉजिकल, बिकॉज एक ट्रीटमेंट तो कैश अकाउंट में आने से हो जाएगा, कैश अकाउंट अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में बनाना होगा, तो एक ट्रीटमेंट तो कैश अकाउंट में आने से हो जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट अपने को जैसा करते हैं वैसा करेंगे। क्लियर है? यानी इस टाइप के क्वेश्चन वाला काम बढ़ गया है, कैश अकाउंट बनाना है, और ये जो कैश के ट्रांजैक्शंस हमें दिए हुए हैं, अब इसका ट्रीटमेंट हमारे सोल्यूशन में दो बार होगा। एक ट्रीटमेंट होगा कैश बुक में कैश अकाउंट में, और दूसरा ट्रीटमेंट जिधर होना चाहिए उधर होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज, इक्विपमेंट परचेज, ये सब कैश के ट्रांजैक्शंस हमें दिए हुए हैं। एक एक करके जब सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट तो हम सबसे पहले करते हैं, और इसका दो जगह ट्रीटमेंट आता है। राइट? क्लियर है? तो इसको हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग। पांच तो इसमें ए बी सी डी ई, पांच तो इजी है, थोड़ा हटकर क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या इस क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोमनाथ फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021,
एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। यानी हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को। तो कैलेंडर ईयर 2021 is the counting year, starts on 1st Jan 2021, ends on 31st December 2020। तो एक बार हम फॉर्मेट को रेडी करते हैं एंड देन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़कर डिस्कस करके पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे एंड देन बाकी सब। फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं अपने तीन चीज का। पहले तो तीन चीज का कर रहे हैं। क्या है वो तीन चीज? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ मन। Trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2000। रेडी? ओके, चलो। एंड जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे अपने लेजर अकाउंट भी बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन ए में आ जाए। डिस्कस कर रहे हैं कैश सेल्स। सेल्स दो टाइप का होता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स अमाउंटेड टू 10% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों ऐड होकर टोटल सेल्स आता है। सो टोटल सेल्स का 10% कैश सेल्स है, तो बाकी 90% इज क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स का 10% अगर कैश सेल्स है तो बाकी 90% क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स है कितना? 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 का क्रेडिट सेल्स है, दिस इज इक्वल टू 10%, 90% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, 90% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 10% कैश सेल्स है तो बाकी 90% क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 1,80,000, सो दिस 1,80,000 इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल सेल्स। ऑफ का मतलब इनटू। सो 1,80,000 इज इक्वल टू 90% इनटू टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1,80,000 बाय 90%, रुपीज 2,00,000। कैलकुलेटर में 1,80,000 बाय 90% करो, कितना आ रहा है? 2,00,000 आएगा। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90% करो, रुपीज 2,00,000 आएगा। सो टोटल सेल्स मेरा कितना है? 2,00,000। कैश सेल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स 20,000। तो अपने को कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों का अमाउंट मिल गया। क्लियर? ये मिलने से क्या होगा? कैश सेल्स कहां जाएगा?
दो जगह जाएगा ये। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, नीचे में डैश कैश सेल्स देखकर इनर कॉलम में 20,000। और दूसरा कैश सेल्स कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स। हमारा फंडा वही सेम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका दो जगह इफेक्ट आएगा। तो दो जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स के नीचे डैश कैश सेल्स 20,000 इनर कॉलम में। दूसरा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स 20,000, क्योंकि कैश सेल्स के लिए एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्रेडिट सेल्स जो 1,80,000 का निकाला वो बताओ, इसका दो जगह ट्रीटमेंट निकाला नहीं, इसमें तो दिया हुआ है, बताओ। मजा नहीं आया। एक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, उसके नीचे डैश देकर क्रेडिट सेल्स 1,80,000, और एक डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, और एक डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, वेरी गुड। एक डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स, बिकॉज क्रेडिट सेल्स के लिए एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। थोड़ा चीज को सेटल करो दिमाग में। कैश सेल्स के लिए एंट्री इज कैश टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स अपने डेटर्स को करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर्स टू सेल्स। तो कैश सेल कैश टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश की जगह डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो करो इसको। तो यानी अपने को अब डेटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट को भी रेडी कर लेना है साथ साथ, बिकॉज अपने आइटम बाय आइटम डिस्कस करते जा रहे हैं ना ट्रीटमेंट। जब जब कोई भी आइटम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करो, उसका अमाउंट जिधर जिधर भी जाएगा उधर में डालकर उसको ट्रीटमेंट को खत्म करो। ठीक है, उसको बाकी के लिए पेंडिंग मत छोड़ो कि इसको सल्टा लेते फिर उसमें वापस आएंगे, वापस आने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, उससे अपने भूल सकते हैं वापस आना। अपने पेज 3 में होंगे ना? मतलब सोल्यूशन के लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट हैंड साइड पेज में क्लोजिंग बैलेंस शीट, नीचे में ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके नेक्स्ट पेज में ये दो अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट, चलो कैश अकाउंट में तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखो। कैश अकाउंट के केस में कैश इज एन एसेट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में थोड़ा नीचे की तरफ लिखना, बाई साइड में क्रेडिट साइड में थोड़ा नीचे की तरफ, बिकॉज कैश अकाउंट थोड़ा लंबा बनता है ना, काफी सारे ट्रांजेक्शन होता है इसमें। सो बाई बैलेंस सी बाई डी। अब कैश अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ये रहा 32,000 एंड 62,000। ओपनिंग बैलेंस 32,000, क्लोजिंग बैलेंस 62,000। सो इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। ओपनिंग बैलेंस 32,000 वो कैश अकाउंट के डेबिट, कहां पर? वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। सो एक ओपनिंग बैलेंस जो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 32,000, एंड इसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में कैश इन हैंड या सिर्फ कैश भी लिख सकते हैं 32,000, 32,000। देन क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 62,000,
बाई बैलेंस सी बाई डी 62,000। ओके। और इसका दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश 62,000। ओके। एंड हमने जो डिसाइड किया था कि जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट करते जा रहे क्वेश्चन में उसको टिक करते जाने ताकि फिल्टरिंग का काम होते रहे। ठीक है। ओके। देन डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट के केस में अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस तो मिलेगा ना, तो हम ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह बना देंगे। कैसे बनाएंगे डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस? हाँ, टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टू बैलेंस बी बाई डी करके वो बोल रही कि अमाउंट के जगह में ब्लैंक छोड़ देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो उधर में आ जाएगा। राइट। एंड अपने ये भी करेंगे, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस का दूसरा ट्रीटमेंट विल बी ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट के साइड में डेटर्स लिख कर अमाउंट की जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। राइट। ताकि करना भूले नहीं, ये सेफ चल रहे अपने, है ना? ठीक है, क्लियर है। एंड क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ 48,000, ये डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 48,000, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 48,000। अपने अगर कोई भी सम को सॉल्व करने का अप्रोच सही ढंग से समझ जाए ना, स्टेप्स को सही जगह सही ढंग से समझ जाए कि ऐसा करने से सही रहेगा, अपने सेफ चलेंगे, आंसर करेक्ट निकलेगा, तब ना जाकर एग्जाम में सही आंसर बनेगा। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता है। सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी, ये ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट के कॉलम में जगह छोड़ दिया। एंड इसी के साथ हम ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में सिर्फ डेटर्स लिखकर छोड़ देते हैं, अमाउंट का जगह ब्लैंक है। देन डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी, ये 48,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बैलेंस शीट के, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स 48,000। ओके, ठीक है, तो टिक कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ई में। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन ए के लिए अपने को कैश सेल्स जो हमने 20,000 निकाला है उसका कैलकुलेशन तो शो करना पड़ेगा ना, बिकॉज क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ रहता है वर्किंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे आंसर्स के लिए मार्क्स मिलता है, वर्किंग्स आंसर का एक हिस्सा है, तो वर्किंग्स को लिए भी मार्क्स, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मार्क्स मिलता है। वर्किंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर मतलब वर्किंग जो आंसर का पार्ट है, यानी आंसर्स के लिए मार्क्स, वर्किंग के लिए मार्क्स भी है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका वर्किंग्स अपने को दिखाएंगे। ये डेटर्स अकाउंट के नीचे दिखा सकते हैं, या आप एक काम करो नेक्स्ट पेज में दिखा दो, क्योंकि अपने क्या कर सकते हैं, जैसे जिधर आप लेजर अकाउंट से बना रहे ना, तो वो पेज लेजर अकाउंट बनाने के लिए ही रखो, और उसके बगल वाला जो पेज है, यानी फोर्थ पेज हमारा हो गया राइट हैंड साइड पेज में, उसमें हम ये सब टुक टाक जो कैलकुलेशंस है उसके लिए शो कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमारा प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा ना, तो वो एग्जामिनर के माइंड में एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करेगा। क्लियर? और अपना सब्जेक्ट का नाम क्या? अकाउंट्स ना। अकाउंट्स मतलब हिसाब रखना, तो हिसाब का काम तो साफ होना चाहिए ना। ठीक है, देखो कैश सेल्स
is a 10% of total sales, comma, then credit sales is 90% of total sales. नेक्स्ट लाइन में therefore credit sales is equal to 90% of total sales. Credit sales 1,80,000 है is equal to 90% into total sales. Therefore total sales is equal to 1,80,000 by 90% is equal to rupees 2 lakh. So cash sales is equal to 10% of 2 lakh is equal to rupees 20,000. ठीक है, तो अब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ये अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन ए से मिला, इसका दो दो जगह ट्रीटमेंट कर दो. सबसे पहले कैश सेल्स 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 20,000. देन दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स, उसके नीचे डैश कैश सेल्स, इनर कॉलम में 20,000. क्रेडिट सेल्स 1,80,000. एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स 1,80,000. इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे डैश देकर क्रेडिट सेल्स 1,80,000. देन लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में टोटल सेल्स 2 लाख. हो गया. एक आइटम को पकड़े तो उसका ट्रीटमेंट को क्लोज कर देना है, उसमें दोबारा आने वाला काम नहीं करना है. ठीक है, तो टिक कर दिया. अब इधर में देखो क्रेडिट परचेजेस बी में देखो क्रेडिट परचेजेस वर 80% ऑफ टोटल परचेजेस. परचेजेस भी दो टाइप का होता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज. इधर में क्या दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस 80% ऑफ टोटल परचेज, यानी बाकी 20% इज कैश परचेज. और कैश परचेज अपने को ऊपर में 40,000 दिया हुआ है, यानी ये जो 40,000 है दिस इज 20% ऑफ टोटल परचेज. ऑफ मतलब इनटू, सो 40,000 is equal to 20% into total purchase. So total purchase is equal to 40,000 divided by 20%, 2 lakh. 2 lakh है, क्लियर. सो टोटल परचेजेस 2 lakh है, जिसमें से कैश परचेज 40,000 है एंड क्रेडिट परचेजेस 1,60,000 है. क्लियर. सो क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज दोनों का अमाउंट पता चल गया. दो जगह ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज ये कैश परचेज का भी दो जगह ट्रीटमेंट होगा. हमने डिसाइड किया था ना, ये जो कैश के ट्रांजैक्शंस है ये कैश बुक के फॉर्मेट में नहीं दिए हुए, तो इनका भी दो दो जगह ट्रीटमेंट होगा. तो ये कैश परचेज के अमाउंट का भी दो जगह ट्रीटमेंट होगा. और नीचे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिट परचेज का अमाउंट हमने निकाला, इधर से जो अपने क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकाला 1,60,000, उसका भी दो जगह ट्रीटमेंट होगा. तो दो दो जगह ट्रीटमेंट कैसे कैसे कहां पर होगा डिस्कस करते हैं. कैश परचेज, कैश परचेज का दो जगह ट्रीटमेंट बताओ. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस, उसके नीचे डैश देकर कैश परचेज, इनर कॉलम में 40,000. दूसरा ट्रीटमेंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई साइड में बाई परचेजेस 40,000
बिकॉज कैश परचेज के लिए जर्नल एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. सो टू कैश यानी कैश के बाई साइड में बाई परचेज 40,000. ओके. देन क्रेडिट परचेजेस 1,60,000. इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस, उसके नीचे डैश क्रेडिट परचेजेस, इनर कॉलम में 1,60,000. देन आउटर कॉलम में टोटल परचेजेस करके निकाल लेंगे. दूसरा ट्रीटमेंट क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. वेरी नाइस. क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस एंट्री होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाय परचेजेस 1,60,000. यानी अपने को क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. एक चीज आपने देखा, कैश परचेजेस के लिए परचेजेस टू कैश, क्रेडिट परचेजेस परचेजेस टू क्रेडिटर्स. सो टू कैश की जगह टू क्रेडिटर्स. क्लियर है. सो अब क्रेडिटर्स अकाउंट को भी रेडी करना पड़ेगा. तो जिस पेज में अपने सारे लेजर अकाउंट को बना रहे हैं उसी पेज में डेटर्स अकाउंट के नीचे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ. क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी लाइबिलिटी है. एंड क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में टू बैलेंस सी बाई डी. सो क्रेडिटर्स अकाउंट का देखो बैलेंसेस कहाँ का दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है. यानी लगभग इस क्वेश्चन में सारे चीज का अपने को दो ही जगह ट्रीटमेंट करना है बिकॉज कैश बुक का समरी नहीं दिया हुआ है. पिछले क्वेश्चंस में कैश बुक का समरी दिया हुआ था तो हमने कैश बुक के आइटम्स का एक ही जगह ट्रीटमेंट किया था. और इस क्वेश्चन में क्योंकि कैश बुक नहीं है तो सारे आइटम्स का दो दो जगह ट्रीटमेंट होगा. ओके. सो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 32,000, बाई बैलेंस बी बाई डी 32,000 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में 32,000. क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का नहीं दिया हुआ फिर भी हम जगह बना लेंगे. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सी बाई डी करके अमाउंट के लिए जगह छोड़ दो. एंड क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस का दूसरा ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखकर अमाउंट के में ब्लैंक, अमाउंट के कॉलम में ब्लैंक. ठीक है. सो ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ गई. क्रेडिटर्स कितना 32,000. एंड फिर अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में भी हाँ अमाउंट के लिए तो जगह छोड़ दी. ठीक है. ओके. सो टिक कर दिया ना इसको. हाँ टिक हो गया. अभी एडिशन फॉर्मेशन बी में क्रेडिट परचेसेस का अमाउंट को निकालने के लिए वर्किंग नोट यानी जिस पेज में हम लोग सारे कैलकुलेशंस को शो कर रहे हैं उस पेज में आ जाओ. यानी जिधर आपने सेल्स का वर्किंग बनाया था उस पेज में. सो नोट टू credit purchases is equal to 80% of total purchases, 80% of total purchases. Then cash purchases is 20% of total purchases. इसका मतलब कैश परचेजेस इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल
परचेजेस, कैश परचेजेस ऊपर में दिया हुआ है कितना 40,000, ये 20% इंटू टोटल परचेजेस है। सो टोटल परचेजेस इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 20% इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। तो टोटल परचेजेस 2 लाख है एंड क्रेडिट परचेजेस मेरा टोटल परचेजेस का 80% है। सो 80% ऑफ रुपीज 2 लाख इज इक्वल टू रुपीज 1,60,000। क्लियर है? कैश परचेजेस 40,000 राइट। सो इसका दो जगह ट्रीटमेंट। कैश परचेजेस के लिए एंट्री इज परचेजेस टू कैश, तो कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई परचेजेस अकाउंट 40,000। दूसरा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर में एक लाइन छोड़ो ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए, टू परचेजेस, उसके नीचे डैश कैश परचेजेस, इनर कॉलम में 40,000। क्रेडिट परचेजेस 1,60,000 है, इसके लिए द एंट्री इज परचेजेस टू क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई परचेजेस 1,60,000 बाई परचेजेस 1,60,000। दूसरा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस के नीचे डैश देकर क्रेडिट परचेजेस 1,60,000 लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में टोटल परचेजेस 2 लाख। हो गया? ठीक है, ओके, चलो टिक कर दो। नेक्स्ट सी, सोमनाथ मन्ना कौन है? ये प्रोप्राइटर है, सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। मतलब क्या? वो गुड्स सेल करता है, गुड्स सेल करता है, जिस प्राइस में सेल करता है उसको अपने सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो किस प्राइस में सेल करता है वो? कॉस्ट प्लस 33 1/3%। 33 1/3%, यानी अगर उसका कॉस्ट एक आइटम का 100 रुपया है तो कॉस्ट प्लस 33 1/3%, 100 का 33 1/3%, अच्छा 33 1/3% इज ऑल्सो 33.33%। ये चीज पता है ना? 1/3 कैलकुलेटर में करके देखो, 1/3, जस्ट 1/3, 0.333333 आ गया। सो 30 प्लस 33 करो, 33, तो 33.33 आ गया, ये रहा 33.33%। सो 33 1/3% इज 33.33%। तो अगर एक आइटम 100 रुपया का है, कॉस्ट 100 रुपया का, 100 रुपया में उसने खरीदा, तो कैसे बेचेगा उसको, किस प्राइस में बेचेगा उसको? 133.33 में। लिख के बताओ, अगर एक एक आइटम वो खरीदा है 100 रुपया में, इधर में दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से दिखा, एक आइटम खरीदा है 100 रुपया में, तो किस प्राइस में बेचेगा उसको? सेलिंग प्राइस होगा ₹133.33, क्योंकि कॉस्ट प्लस 33.33% है।
और ₹100 का 33.33% 33.33, तो सेलिंग प्राइस उसका 133.33 है। तो ये चीज बोला है। अच्छा, उसने पूरे साल में जो माल बेचा है, यानी सेल्स, टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स कितना है? 2 लाख है। 2 लाख है। तो इस 2 लाख का जो कॉस्ट है, जो माल बेचा है, 2 लाख में बेचा है, तो जो ये माल बेचा है इसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे अभी अपने। क्यों निकालना है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है इसको लिख कर डिस्कस करते हैं। चलो नोट 3 में आ जाए। तो सोमनाथ मन्ना जो है अपना गुड्स को बेचता है। कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 33, 1/3%। सो अगर अपने एक आइटम का कॉस्ट ऑफ पकड़ते हैं, लेट कॉस्ट भी ₹100। और याद करो, सर ने कभी ना कोई क्लास में एक मंत्र बताया था कि जिसके ऊपर परसेंटेज होता है उसको हमेशा 100 पकड़ लो। क्योंकि परसेंट सेंट का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो जिसके ऊपर परसेंटेज है उसको 100 पकड़ो। तो इसमें कॉस्ट प्लस 33%, 1/3% है। तो कॉस्ट पर है तो कॉस्ट को 100 पकड़ो। तो कॉस्ट अगर मेरा 100 है तो प्रॉफिट मेरा 33, 1/3% मतलब क्या? 33.33% ऑफ 100। समझ में आया? ये सोनो? ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट? ऐसे करके लिखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 33, 1/3% ऑफ कॉस्ट, यानी 100 प्लस 33, 1/3% ऑफ 100 इज इक्वल टू ₹133.33। ये रिश्ता क्लियर हुआ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में? यानी ₹100 का आइटम को कितना में बेचा जा रहा है? 133.33। और बिजनेसमैन ने जो आइटम बेचा है 2 लाख, टोटल में 2 लाख का सेल हुआ है। तो ये जो 2 लाख का सेल हुआ है, जो गुड्स 2 लाख में बेचा है, जो गुड्स 2 लाख में बेचा है, 2 लाख तो सेलिंग प्राइस है। जो गुड्स 2 लाख में बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले। तो ये जो 2 लाख है ये सेलिंग प्राइस है। तो वो किसके बराबर है? इधर में जो अपने नोट में लिखे, नोट 3 में, वो 100 के बराबर है या 133.33 के बराबर है? दिमाग नहीं लगाना, मतलब जर्मन में बोल देना। सोचो जरा, 2 लाख क्या है? सेल्स का अमाउंट है, सेलिंग प्राइस में हम लोग सेल करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है अभी नोट 3 में, फर्स्ट लाइन में, सेलिंग प्राइस कितना है? 133.33 है। यानी ये जो 2 लाख है ये 133.33 है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझो, when selling price
इज इक्वल टू ₹133.33। तब कॉस्ट कितना का था? 100 रुपया। अभी टोटल सेल्स का अमाउंट कितना है? ₹2 लाख। देन कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो 100 बाय बाय 133.33 इंटू 2 लाख तो करेगा ना। ये तो यूनिटरी मेथड है, बचपन में सीखा था, छोटे थे तब। समझ में आया ना? अभी क्लियर है? तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹133.33, देन कॉस्ट कितना का था उस टाइम? 100 रुपए का था। तो वही, जब सेल्स 2 लाख का होगा देन कॉस्ट कितना का होगा? जब सेल 133.33 था तब कॉस्ट था 100। तो जब सेल 2 लाख का होगा तब कॉस्ट कितना का होगा? 100 बाय 133.33 इंटू 2 लाख। कितना आ रहा है बोलो? अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करोगे? 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33, कैलकुलेटर में टाइप करते चले जाओ। कितना आ रहा है? 1,50,000। नहीं, कैलकुलेटर में यूज करो, मैं बोल रहा हूँ करो। कितना है? आ गया ना 1,50,000? ठीक है, चलो। अब इसको मैं क्रॉस चेक कैसे करूं? कॉस्ट मेरा 1,20,000 है, क्रॉस चेक कैसे करें? सॉरी, कॉस्ट मेरा 1,50,000 का। कॉस्ट कितना निकला है? 1,50,000। एंड सोमनाथ मन्ना कैसे बेचता है अपने माल को? कॉस्ट प्लस कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस आकांक्षा बताओ, कॉस्ट प्लस कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मजा नहीं आया। क्या बोल दी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो बेचेगा ना। कॉस्ट मतलब प्लस 133.33 कॉस्ट परसेंट प्लस 33.33%। अभी 1,50,000 का 33.33% निकालो। 1,50,000 इंटू 33.33%। तो निकालो फिर कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में वन लाख कितना आ फिफ्टी रहा है? पचास थाउजेंड हजार आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? आप एक काम करो, ऐसे करो, कॉस्ट कितना निकले? 1,50,000। 1,50,000 कैलकुलेटर में लिखो, 1,50,000 प्लस 1,50,000 मेरा कॉस्ट है। और वो बेचता कैसे? कॉस्ट प्लस 33.33%। सो 1,50,000 कैलकुलेटर में लिखा, प्लस 33.333333 परसेंटेज प्रेस करो। सर कितना आया? पर मतलब 2 लाख आया कि नहीं आया? सर अभी मस्ती 1 लाख। मजाक नहीं। कितना है? 2 लाख आया कि नहीं आया? थोड़ा सा एक्सरसाइज करो ना, माइंड का, ब्रेन का थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। वो 2 लाख नहीं लग रहा है। थोड़ा ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज खुद से भी तो करना पड़ेगा ना, कि पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लाइंबर थोड़ी ना अपने, वो मनी प्लांट थोड़ी ना जो सहारे में क्लाइंब करेगा। खुद का भी तो दिमाग थोड़ा सा होना चाहिए ना, यूज करने का हैबिट होना चाहिए। खुद से समझना पड़ेगा। 199,999 इज ₹2 लाख। इतना तो समझदारी खुद से लगाना पड़ेगा ना। क्या ये 2 लाख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि 0.999 है, तो 2 लाख हुआ कि नहीं हुआ? है ना? सो कॉस्ट कितना निकाला आपने? ₹1,50,000। उसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। सोमनाथ मन्ना का सेलिंग प्राइस कैसे सेट होता है? वो अपना गुड्स को कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 33.33%। तो हमने जो वर्किंग नोट में कॉस्ट 1,50,000 निकाला,
कैलकुलेटर में 1,50,000 को लिखा कैलकुलेटर में, प्लस 33.333333 करके परसेंटेज दबाया, क्या आया? 2 लाख आ गया। 2 लाख मेरा क्या है? सेल्स है, जो हमने सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था। क्लियर है? समझ में आया? यानी हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है 1,50,000, वो बिल्कुल करेक्ट है। सोमनाथ पन्ना का सेलिंग प्राइस सेट करने का क्या स्ट्रेटेजी है? सोमनाथ पन्ना अपने गुड्स को बेचता है कॉस्ट प्लस 33.33%। तो कॉस्ट अगर 100 रुपया का है तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस 33.33% ऑफ 100, यानी सेलिंग प्राइस है 133.33%। तो सेलिंग प्राइस है 133.33%, ये रहा। तो जब सेलिंग प्राइस 133.33% है, देन कॉस्ट कितना था? 100। अभी सेल्स कितना का हुआ करेंट ईयर में? 2 लाख का। तो जो गुड्स बेचा है, सोल्ड, गुड्स सोल्ड, उसका सेलिंग प्राइस है 2 लाख। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स सोल्ड? कॉस्ट कितना होगा? 100 by 133.33 into 2 lakh is equal to rupees 1,50,000. So this is the amount of cost of goods sold. कितना आया ये? रुपीज 1,50,000. 1,50,000 is cost of goods sold, यानी जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट इज 1,50,000। तो इसको हमने कैसे क्रॉस चेक किया? मन्ना का सेलिंग सेल कैसे करता है? कॉस्ट प्लस 33.33%। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला? 1,50,000। उसको हमने कैलकुलेटर में लिखा, उसमें प्लस 33.33% प्लस साइन प्रेस किया, 33.33% निकाला, कितना आया कैलकुलेटर में? 2 लाख आ गया सेल। क्लियर है? आकांक्षा डाउट 10 मिनट बाद, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000, ये हमने निकाला। सर इसको निकालकर क्या मिला? क्यों निकाला आपने? क्या हासिल हुआ इस? ठीक है, तो वो क्या हासिल हुआ वो समझाने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? हो गया लिखना जो भी लिखना है? ठीक है, बिना से सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा? फ्रूट बोलो बेटा, फ्रूट, फल। छोटा फल का नाम है। सपोज मैंगो है, ठीक है, चलो मैंगो का सीजन आने वाला है, आ चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंगो इज योर फेवरेट फूड। तो आपको, पापा को पता है कि बिटिया को मैंगोज बहुत पसंद है, तो पापा मैंगोज लाते रहते हैं। ठीक है, और आप अच्छा कंजम्पशन करता है मैंगोज का, फैमिली में सबको पसंद है मैंगोज। ठीक है, पापा को पता है, तो पापा मैंगोज लाते रहते हैं। तो आपने आज मतलब कल सुबह आपने जब फ्रिज खोल के देखा तो आपने देखा कि 10 मैंगोज, ठीक है, 10 मैंगोज पड़े हुए फ्रिज में। एकदम सुबह उठ के देखा तो आपने देखा 10 मैंगोज पड़े हुए। देन आपने देखा कि 10-11 बजे पापा मार्केट से आए, तो पापा ने आपको थैली पकड़ाया, उसमें मैंगोज थे। तो जब आप मैंगोज फ्रिज में रख रहे थे तो आपने काउंट किया कि देयर वर 34 मैंगोज। पापा ने 34 मैंगोज, 36, 3 डजन समझ, 36 मैंगोज पापा लेकर आए। जब फ्रिज को आपने सुबह ओपन किया था तो 10 मैंगोज पड़े हुए थे। पापा जो मैंगोज लेकर आए, देवर 3 डजन मैंगो, 36 मैंगो अपने फ्रिज में रखा। उसको जॉइंट फैमिली, बड़ा फैमिली है, अच्छा कंजम्पशन है।
ठीक है। फिर रात में जब आप सोने चली गई तो आपको ठंडा पानी का जरूरत लगा, तो आप सोचा कि एक मैंगो मैं ले भी लूं करके। तो आपने देखा फ्रिज में कितने मैंगोज पड़े हुए पता है? देवर 15 मैंगोज लेफ्ट। फ्रिज में 15 मैंगोज लेफ्ट। तो आपने रूम में आकर पिंकी को क्या कहा? कहा पिंकी पता है, फ्रिज में देख 15 मैंगोज ही पड़े। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पूरे फैमिली ने उस दिन कितना मैंगोज कंज्यूम कर लिया, मतलब कितना मैंगोज खा लिया हम लोग फैमिली में। नहीं कर पा रहे ये हिसाब? कैसे? स्टार्टिंग में 10 मैंगोज था, फिर पापा ने 36 मैंगोज खरीद कर लाए, तो कुल मिलाकर हो गए 46 मैंगोज। और एंड ऑफ द डे बचा 15 मैंगोज। तो क्या किया आपने? 15 को प्लस या माइनस? माइनस किया। ओके, तो बचा 31 मैंगोज कंज्यूम। तो ये एकदम मॉर्निंग का सीन है। ये आप परचेज किया और ये लास्ट में रात में इतना मैंगोज बचा। तो क्या मैं इसको ओपनिंग स्टॉक बोल सकता हूँ? फ्रिज में ये मैंगोज का ओपनिंग स्टॉक है। हम लोग तो अकाउंट्स का स्टूडेंट, हम लोग तो इसी भाषा में बात करते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, मॉर्निंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मैंगोज 10 थे, पापा ने परचेज के 36 एंड लास्ट में बचे 15, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेरा 31 मैंगोज कंज्यूम हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो देखते देखते मैंगो से इतना मोहब्बत हो गया कि मैंगोज का बिजनेस ही चालू कर। ठीक है, तो दुकान खोला, दुकान बनाया। ठीक है, तो मैंगोज का आपने दुकान बनाया। ठीक है, तो 10 मैंगोज ओपनिंग डेट में था, 36 मैंगोज आपने परचेज किया, एंड में बचा 15 मैंगोज। तो आपने कितना मैंगोज बेचा है? 31 मैंगोज आपने सेल किया है। ठीक है, क्लियर है? 31 मैंगोज आपने बेचा है। तो 31 मैंगोज जो आपने बेचा उसका फंडा कैसे मतलब निकाला कैसे आपने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसके बाद 15 को क्या किया आपने, प्लस या माइनस? क्या किया? माइनस किए। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड। तो अगर अपने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 हमने निकाल लिया है। ठीक है, मैं जो दिखा रहा हूं वो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 1,50,000 निकाल लिया है। देन क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक पता है, 34,000 ओपनिंग स्टॉक है। और फिर टोटल परचेजेस इधर में 2 लाख भी निकाल लिया है। ठीक है, तो क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे हाथ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। याद करो जब क्वेश्चन को रीड कर रहे थे हम बोले थे ना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से निकल जाएगा। राइट, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट 3 में ही कंटिन्यू कर रहे हैं बट एक लाइन का जगह छोड़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 34,000। परचेजेस 2,00,000 हमने निकाल लिया है, तो इस फॉर्मूला से हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,19,000। नहीं सॉरी, गलत किया मैंने। कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? 84,000। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या 84,000 आ रहे हैं? यस। जॉयता टेल मी, क्या नाम है? राजुन्या। राजुन्या। यस सर। 84 এসছে? यस सर। आया 84,000? तो क्लोजिंग स्टॉक 84,000 का मिल गया है। यानी ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ए है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ए है, इसके मदद से, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन सी है, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन सी जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन सी के मदद से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल ली। चीज को एक बार समझ रहे, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे, क्लियर हो जा रहा है कंसेप्ट, तब उसको प्रोग्राम कर लो दिमाग में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो उसको देखो हमने कैसे निकाला, और निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको भी समझो। कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, यही जो इंफॉर्मेशन सी में दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन सी से हमने क्लोजिंग स्टॉक को निकाला है। तो इंफॉर्मेशन सी क्यों दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक को निकालने। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 84,000 का निकल गया है। तो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों है। ओपनिंग स्टॉक कितना? 34,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 84,000। इसका दो दो जगह ट्रीटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में वही अमाउंट 34,000 स्टॉक आएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह ट्रीटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक 84,000। ओके, टिक कर दिया मैंने उसको।
जैसे कैश परचेज का भी अमाउंट यूज हो गया था ना, ट्रीटमेंट हो चुका है इसका, कैश परचेज तो टिक कर दिया इसको। देन क्या लिखा हुआ है डी में, इंफॉर्मेशन डी में, इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% per annum. So equipment per depreciation rate is 10% per annum. तो इक्विपमेंट का तो अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना है। और जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो हमने क्या डिसाइड किया था कि अपने को इक्विपमेंट अकाउंट को लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे। और इक्विपमेंट से रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, वो इधर में है, इक्विपमेंट परचेज 1 अक्टूबर 2021। क्लियर? तो डिस्कस करें। सो इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट बनाना है, तो इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट को रेडी करते हैं। सो जिस पेज में अपने लेजर अकाउंट बना रहे हैं उस पेज में एक इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट भी बन जाएगा। इक्विपमेंट एसेट है, सो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी, एंड क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी। अब इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,20,000। तो 1,20,000 का दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। एक इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 1,20,000, एंड दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में इक्विपमेंट 1,20,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क है। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ, अमाउंट के लिए स्पेस छोड़ना है, बट दो जगह ट्रीटमेंट बताओ क्लोजिंग बैलेंस का। इक्विपमेंट अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी लिखकर क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट के लिए जगह छोड़ना है, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इक्विपमेंट लिखकर अमाउंट के लिए जगह छोड़ना है। तो इसको करो। सो इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 1,20,000, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में इक्विपमेंट 1,20,000, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में इक्विपमेंट को लिखकर अमाउंट में स्पेस छोड़ दें, बिकॉज इक्विपमेंट अकाउंट बनाने का इस सम में ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोजिंग बैलेंस को निकालना। ओके, हो गया। अब इधर में देखो, इक्विपमेंट परचेज्ड 14,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। सो जब भी कोई एसेट परचेज होता है, क्या एंट्री पास होता है इसके लिए? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सोचो जरा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 14,000, एंड दूसरा ट्रीटमेंट कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई इक्विपमेंट अकाउंट, तो ये 14,000 का भी दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 14,000, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विपमेंट 14,000, तो इसका भी दो जगह इफेक्ट आ गया। क्लियर है? समझ में आया? सो इक्विपमेंट अकाउंट में पहले आ जाओ। इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में
to cash account 14,000, purchase of equipment, corresponding effect कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विपमेंट अकाउंट 14,000। क्लियर है? तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम। अब इस पर थोड़ा सोचो। करेंट ईयर में इक्विपमेंट परचेज हुआ है 14,000 का। कब परचेज हुआ है? 1 अक्टूबर 2021। ये करेंट ईयर में परचेज हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 में परचेज हुआ है। एंड जो करेंट ईयर है इसका क्लोजिंग डेट इज 31 दिसंबर 2021। यानी करेंट ईयर में ये नया इक्विपमेंट जो परचेज हुआ है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना यूज हुआ है। तो इस पर हम 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी 14,000 का जो नया इक्विपमेंट है उस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 14,000 इंटू 10% इंटू 3/12। एंड पुराना जो इक्विपमेंट है जिसका अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000 का है। ओपनिंग बैलेंस में इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000। ये पुराने इक्विपमेंट का है, ये पूरे साल यूज हुए, तो इस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 1,20,000 इंटू 10%। यानी इक्विपमेंट में टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 1,20,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, 14,000 पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक नोट बिल्कुल बनता है। ठीक है? नोट 4, depreciation on equipment is equal to 1,20,000 into 10% plus 14,000 into 10% into 3/12 is equal to how much? 14,000. Okay, 12,350। 12,350 आ रहा है। क्या बोला आपने? तो मैं क्या बोल रही है? सो डेप्रिसिएशन 12,350 है। अभी वो 350 इसका उबासी में कहाँ गायब हो गया पता नहीं, मधुमक्खी के पास चला गया। 350 मधुमक्खी ले गया। ठीक है? भी क्लास में बस लेना खतरनाक हो सकता है बिकॉज क्लास में मधुमक्खी घूम रहा है। देख लो। तो अपने रिस्क में उबासी लेना है। ठीक है? इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा। ठीक है? सो 12,350 इज डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। इसका दो जगह ट्रीटमेंट बता दो। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। सो एक हुआ इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,350। एंड क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कितना? 12,350 बाहर आउटर कॉलम में। हाँ हाँ, बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन साथ में ऐड करके इनर कॉलम में लिख सकते हो। कर लो, इनर कॉलम में लिखो, कोई बात नहीं। ऑन इक्विपमेंट
12,350। ठीक है, सो हो गया। सो इसका भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब हम आराम से इक्विपमेंट अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो इक्विपमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। सो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,21,650। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 121,650। 121,650 क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इक्विपमेंट 121,650। नेक्स्ट, देन बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन इज 2%। 2%। अब बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो, 60,000 60,000 है, यानी जितना ओपनिंग डेट में था उतना क्लोजिंग डेट में भी है। यानी बिल्डिंग का एज सच कोई नया परचेज या पुराना कोई बिल्डिंग सेल नहीं हुआ है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, ट्रांजैक्शंस जिधर दिया हुआ है उधर में बिल्डिंग का कोई ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो। यानी बिल्डिंग का कोई ट्रांजैक्शन पूरे साल नहीं हुआ है। तो बिल्डिंग केवल बिजनेस में यूज हुआ है, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 60,000 पर 2% कितना? 60,000 पर 2% इज 1,200, 1,200 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बोलो इन दिस केस क्या बिल्डिंग अकाउंट बनाने का जरूरत है? आंसर इज नो। ठीक है, ऐसा ऐसा अपने पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, है ना, जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम अमाउंट का होता है और हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, तो हम उस एसेट का लेजर अकाउंट को नहीं बनाते। अकाउंट बिना बनाए भी काम हो जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 60,000, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इनर कॉलम में 60,000 लिखोगे, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 2%, 1,200 माइनस करके आउटर कॉलम में क्लोजिंग WDV कितना आ रही है? 58,800 आ रहा है। ये क्लोजिंग WDV है। तो क्लोजिंग डेट का बैलेंस हुआ, और ये 1,200 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो PL के डेबिट साइड में। तो ऑन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना? सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो क्लोजिंग बैलेंस में तो 60,000 उधर भी दिया है, मतलब बिल्डिंग वाले में। तो हम देन लोग मतलब फिर भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। हाँ, तो वो तो बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ना, अच्छा अच्छा। दैट इज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है क्लोजिंग सर। डेट में जो 60,000 का बिल्डिंग का बैलेंस है, दैट इज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्यों? बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, यानी करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ नहीं है, तो वो जो 60,000 है दैट इज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ठीक सर। हाँ। वेरी वैलिड डाउट, वेरी वैलिड, वेरी नाइस, गुड।
सो टोटल डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट बिल्डिंग मिलाकर 13,550। सो डेप्रिसिएशन वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी ट्रीटमेंट हो गया है। क्लियर? यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन ए बी सी डी इन चारों का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ई में देखो, डिफरेंस इन कैश बुक। डिफरेंस इन कैश बुक यानी कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर। तो जरूर कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। देखो दिया हुआ भी है, और हमने कैश अकाउंट बनाते टाइम भी इसको लिखा था। तो कैश बुक कैश अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ई में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस इन कैश बुक, यानी जब कैश बुक को बनाएंगे तो कैश बुक का दोनों साइड मैच नहीं करेगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो पहले से दिया हुआ, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ, तो उसको लिख डाले। तो कैश बुक में कोई एक साइड शॉर्ट होगा, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है, बोले इफ एनी अगर हुआ तो, इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, या तो वो ड्रॉइंग्स होगा या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, मतलब या फिर वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगा। देखो अगर ड्रॉइंग्स होता है, तो जब भी प्रोप्राइटर ड्रॉइंग्स करता है, ड्रॉइंग्स के लिए एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी ड्रॉइंग्स कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स करके आता है। इसका मतलब अगर बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आया तो वो बाई ड्रॉइंग्स है। दूसरा, whenever a proprietor is introducing capital in the business, cash account debit to capital account, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल, यानी अगर कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर टू साइड में आया तो वो टू कैपिटल है, ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? तो बाई साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो बाई ड्रॉइंग्स, टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू कैपिटल। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ये तो एकदम लास्ट में हो सकता है जब मेरा कैश बुक कंप्लीशन स्टेज में आ गया है। तो उससे पहले तो अपने ऊपर में जो आइटम्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एग्जाम में क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर में ई टाइप के एडजस्टमेंट को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ट्रिपल स्टार दे दोगे, ताकि ये दिमाग में रहे कि इसका ट्रीटमेंट करना बाकी है। अदरवाइज ये भूल जाओगे तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, जबकि आपने एक इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट ही नहीं किया। तो उसको ट्रिपल स्टार दे देना, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट। क्या हो गया? अरे यार, चलो अब ये ट्रांजैक्शंस में देखते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स एंड डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई कैश। ठीक है, सो 1,86,000 करो। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,86,000, एंड इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई कैश अकाउंट 1,86,000, 1,86,000। ओके, चलो हो गया इसका। नेक्स्ट, इसके आगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एंट्री बता दो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश,
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश एंड कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। पेमेंट साइड हमेशा क्रेडिट साइड होता है कैश अकाउंट के केस में। पेमेंट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। So by creditors account 1,22,000, 1,22,000 and creditors account के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 1,22,000। ओके ठीक है। एक्सपेंसेस 32,000, बोलो। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई एक्सपेंसेस 32,000 और एक्सपेंसेस को अपने पीएल के डेबिट साइड में क्लोज कर देते हैं। सो पीएल के डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस 32,000। सो कैश अकाउंट के बाई साइड में ये 15 नंबर के लिए बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पीएल के डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस कितना 32,000। सो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया इसका भी। ड्रॉइंग से 6,000 है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सो कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 6,000 एंड ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं कैपिटल से लेस। करेंट ईयर का ड्रॉइंग्स है तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल से लेस ड्रॉइंग्स 6,000, ठीक है। हाँ कैपिटल अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे ऑन दैट केस अगर फर्दर ड्रॉइंग्स निकला तो वो अमाउंट को अपने ड्रॉइंग्स के साथ ऐड कर देंगे, 6,000 के साथ ऐड कर देंगे, तो लास्ट में करेंगे। पहले जो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट दो जगह कर देते हैं, बाकी जो आएगा उस समय करेंगे। सो कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल जगह बनाओ ओपनिंग बैलेंस के लिए, ठीक है। देन ओपनिंग बैलेंस के नीचे एक लाइन का जगह छोड़ो, करके लिखो लेस ड्रॉइंग्स 6,000। लेस ड्रॉइंग्स 6,000। तो देखो इन सारे ट्रांजैक्शंस का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है, कंप्लीट ये वाला पार्ट। देन ऊपर में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आइटम में नहीं टिक किया हुआ है, बैंक लोन, तो केवल बैंक लोन बचा है। ये बैंक लोन का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में। ये बैंक लोन का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में 16,000। और जो 4,000 का डिफरेंस है वो बैंक लोन का रीपेमेंट हुआ है करेंट ईयर में। लोन का रीपेमेंट होता है तो एंट्री इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन इज अ लाइबिलिटी, रीपेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज पेमेंट कैश में कर रहे हैं। पेमेंट तो करना होगा ना, पेमेंट करे तभी तो लोन का अमाउंट कम हो रहा है, पेमेंट कैश में रहा तो कैश ऐसे डिक्रीज करे। सो एंट्री इज बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। क्लियर, तो करो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में बैंक लोन 20,000
क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में बैंक लोन 16,000, दोनों में 4,000 का डिफरेंस इज बैंक लोन रीपेड. एंट्री इज बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश अकाउंट के बाई साइड में 4,000, बाई साइड में 4,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक लोन अकाउंट 4,000. क्लियर है? नेक्स्ट. तो इन ये टेबल में भी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है. तो लास्ट में सिर्फ यही वाला बाकी है, डिफरेंस इन कैश बुक वाला. इसके लिए तो कैश अकाउंट को बैलेंस करना होगा. तो कर लेते हैं कैश अकाउंट को बैलेंस, बिकॉज पूरा सम में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है. तो अभी कैश अकाउंट को हम सेफली बैलेंस कर सकते हैं. तो देखो बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में आ रहा है. मेरे को क्यों लग रहा है टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा? क्यों? क्योंकि मेरे को ये इसीलिए फील लगा क्योंकि ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है. तो जरूर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वाला होना चाहिए, कि ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ मेरे को लगा बोलकर. बट ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर ड्राइंग्स भी हो, यानी 6,000 के अलावा और भी अमाउंट ड्रॉ किया होगा उसने, जिसका हिसाब कैश अकाउंट में से मिल जाएगा. बट इस केस में बैलेंसिंग फिगर टू साइड में आ रहा है, राइट? सो टू साइड में आने का मतलब क्या हुआ? ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है. कैपिटल इंट्रोड्यूस जब करता है प्रोप्राइटर, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. टू कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल. तो टू कैपिटल इज, तो टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, तो ये टू कैपिटल है. डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है 42,000, सो टू कैपिटल 42,000. क्लियर है? सो 42,000 इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस के नीचे एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या सिर्फ फर्दर कैपिटल लिखकर भी हो सकते. कितना आ रहा है? 42,000. क्लियर है? बिकॉज करेंट ईयर के कैश बुक्स में से, कैश अकाउंट में से ये अमाउंट निकला, तो ये करेंट ईयर में नया कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैपिटल में ऐड हो रहा है. क्लियर है? ओके, ठीक है. तो अब क्वेश्चन का काम हो चुका है. क्वेश्चन में अब एक एक आइटम्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं अपने. क्वेश्चन का काम यूज हो चुका है, खत्म. अभी सोल्यूशन में कैश अकाउंट को तो हमने बैलेंस कर दिया. अब डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करेंगे. बोलो, डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्या मिलेगा मेरे को? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम कहाँ रखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में. $54,000 आ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 54,000 डेटर्स. जगह छोड़ दिया था हमने अमाउंट में, डेटर्स लिख दिया था, अमाउंट में जगह था 54,000. सो डेटर्स अकाउंट भी कंप्लीट. ओके, अब क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो.
क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्या मिलेगा अपने को? लाइबिलिटीज के साइड आएगा, करेक्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालो। $70,000 क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर्स 70,000। क्लियर? तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी कंप्लीट, कैश अकाउंट कंप्लीट, डेटर्स अकाउंट कंप्लीट, क्रेडिटर्स अकाउंट कंप्लीट, इक्विपमेंट अकाउंट तो पहले कंप्लीट कर लिया था, यानी वर्किंग नोट में जितना भी सारा लेजर अकाउंट बनाया था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपने ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को निकालेंगे। हाँ, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 2,48,000। देखो करेक्ट है, 2,48,000। ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड करे कंफर्म करो, करेक्ट है 2,48,000। यस सर। सो इसको हम यस कहाँ ले सर। जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस की जगह कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में 2,48,000। सो 2,48,000 ओपनिंग बैलेंस ये रहा ऐसे। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट का भी काम हो गया है। बस अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर लें। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, पीएल अकाउंट को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस को निकालेंगे आफ्टर एडिंग नेट प्रॉफिट, नेट लॉस हुआ तो माइनस करके, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड्स को टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल करके देखेंगे दोनों साइड का टोटल टैली हुआ या नहीं। ठीक है, सो अभी ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। $50,000। हाँ, 50,000। 50,000, it has to come 50,000. Can you tell me the reason? ग्रॉस प्रॉफिट को 50,000 आना ही पड़ेगा, देयर इज अ रीजन। सेल्स का अमाउंट कितना था? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 1,50,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट हैज टू बी 2 लाख माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 50,000। आप देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 34,000, एड परचेजेस 2 लाख, ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 84,000, तो इसका इफेक्ट को माइनस करेंगे। सो 34,000 प्लस 2 लाख माइनस 84,000 इज 1,50,000, which is cost of goods sold, and the sales amount is 2 lakh. So sales minus cost 2 lakh minus 1,50,000 is equal to gross profit 50,000। क्रॉस चेक हो गया। So by gross profit V by D। आकांक्षा, आई सपोज आपका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा।
सर पर दिक्कत एक चीज है कि मैंने जब कैलकुलेट किया था तो मेरा 1,50,000 और 4 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा था। हाँ तो वो तो बेटा डेसिमल का एरर। नहीं, डेसिमल के बाद पहले का था वो। नहीं नहीं, तो आपने वो आप जैसे मैंने आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा। मैंने बोला 0.333333 एंड तक लिखते जाओ, और आपने क्या किया, सिर्फ 0.33 कर दी। आपने अच्छा। सुना नहीं मेरा को ठीक है सर। ना। सर का बात को सुनना है ध्यान से। सर बोले 0.3333 लिखते जाओ, तो लिखते जाओ जितना जगह है ठीक। उसमें। आपने क्या पॉइंट थ्री ठीक। थ्री किया, 4 रुपए डिफरेंस है। अभी नेट प्रॉफिट को निकालो। तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 4,450। क्लियर। सो उसको हम कैपिटल के साथ ऐड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करो। ऐड नेट प्रॉफिट, 4,450। सो नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ रहा है 2,88,450। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल करो। देखो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, किया मैच। कितना आ रहा है? 3,74,450। 3,74,450। 3,74,450। सो दोनों साइड मैच कर गया। क्लियर है। सो ये हमारे एग्जाम के लिए, सीसीएफ वाले पैटर्न एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और एक 15 नंबर है, तो दिमाग तो खटाना पड़ेगा ना उसके लिए। क्लियर। बट अच्छा, इसको क्लास में सॉल्व करने से क्या होगा, एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम में वो पता होगा कि हाँ, ये दिया हुआ है तो इसका क्या काम है, ये नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालना है। ये चीज अपना, इसका ज्ञान होगा अपने पास, राइट। तो एग्जाम में डेफिनेटली कम टाइम में बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में को सॉल्व कर लिया। ठीक है। क्लियर है। तो आज अपने यही एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो देन, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है। ओके देन।